भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण से सहायता मांगना एक अत्यंत संवेदनशील और गहरी परंपरा है। ये केवल पैसे मांगने का मामला नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों से जुड़ा एक पवित्र रिश्ता है। आज हम इस विषय को समझेंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस प्रक्रिया को एक कला बनाया था। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। इस परंपरा में छुपे हुए मानवीय मूल्य आज के आधुनिक समय में भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। हमारे समाज में ये माना गया है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी ब्राह्मण के पास जाता है तो वो केवल एक इंसान से मदद नहीं मांग रहा होता, वो पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ रहा होता है। ये कनेक्शन केवल फिजिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल भी है। जब आप किसी ब्राह्मण के सामने बैठते हैं तो आप सेंचुरीज की विजडम के सामने बैठते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्राह्मण का स्थान हमारे समाज में क्या है। वैदिक काल से ही ब्राह्मण को ज्ञान का भंडार माना गया है। वो न केवल धर्म के जानकार हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। जब हम किसी ब्राह्मण से सहायता मांगते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा से जुड़ते हैं। ये परंपरा कई पीढ़ियों का ज्ञान और अनुभव लेकर चलती है। हर ब्राह्मण परिवार में जनरेशन से चली आ रही नॉलेज होती है जो बुक्स में नहीं मिलती। ये प्रैक्टिकल विजडम है जो लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। इतिहास में देखें तो महान राजा भी ब्राह्मणों के पास सलाह और आशीर्वाद के लिए जाते थे। राजा हर्षवर्धन हो या चंद्रगुप्त मौर्य, सभी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया और उनसे मार्गदर्शन लिया। ये बात बताती है कि ये परंपरा केवल गरीबों के लिए नहीं थी बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए थी। महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में भी ब्राह्मण शामिल थे। अकबर के दरबार में भी ब्राह्मण एडवाइजर्स थे। ये ट्रेडिशन पावर और विजडम के बीच के हेल्दी रिलेशनशिप को दिखाती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उनसे कुछ मांगना या उन्हें कुछ देना दोनों ही कार्य अत्यंत पवित्र माने गए हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रक्रिया कैसे की जाए, क्या सही तरीका है और क्या गलत। मनुस्मृति में भी इस बारे में विस्तार से लिखा गया है कि ब्राह्मण से कैसे संपर्क करना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ अप्रोच करता है उसे डिवाइन ग्रेस मिलती है। ये केवल रिलीजियस बिलीफ नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी है। ये समझना भी जरूरी है कि प्राचीन काल में ये व्यवस्था कैसे काम करती थी। उस समय ब्राह्मण समाज के शिक्षक, न्यायाधीश और आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। लोग उनके पास न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि व्यवहारिक समस्याओं के लिए भी जाते थे। वे मेडिसिन भी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे और लॉ भी जानते थे। उस समय यूनिवर्सिटीज नहीं थीं, हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोर्ट्स नहीं थे, ब्राह्मण ही सब कुछ थे। वे मैथमेटिक्स जानते थे, एस्ट्रोनॉमी जानते थे, आर्किटेक्चर भी जानते थे। आज के मॉडर्न प्रोफेशनल्स की तरह वे मल्टी स्किल्ड थे। पारंपरिक रूप से ब्राह्मण से सहायता मांगने की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है सम्मान। आप जब भी किसी ब्राह्मण के पास जाएं तो उन्हें प्रणाम करना अनिवार्य है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि आपकी विनम्रता का प्रतीक है। प्रणाम करते समय आपका मन शुद्ध होना चाहिए और आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि आप जेन्युइन हैं या नहीं। प्रणाम करने का भी एक खास तरीका है। आप दोनों हाथ जोड़कर माथे तक ले जाएं और झुककर प्रणाम करें। यदि पॉसिबल हो तो पैर छूकर प्रणाम करना सबसे अच्छा माना गया है। इस समय आपको मन में ये भावना रखनी चाहिए कि आप एक डिवाइन प्रेजेंस के सामने हैं। ये एटीट्यूड आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन को प्रभावित करता है। जब आप सच्चे मन से प्रणाम करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ह्यूमिलिटी आ जाती है। ये ह्यूमिलिटी ही आपकी सक्सेस की है। इसके बाद आता है उचित समय का चुनाव। ब्राह्मण से कभी भी अचानक या गलत समय पर सहायता नहीं मांगनी चाहिए। सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है जब वे अपनी पूजा पाठ से निवृत्त हो चुके हों। शाम का समय भी उपयुक्त है लेकिन रात का समय बिल्कुल उचित नहीं है। सुबह के समय उनका मन शांत होता है और वे पॉजिटिव मूड में होते हैं। मॉर्निंग टाइम में उनकी एनर्जी फ्रेश होती है और वे आपकी बात को बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। शाम के समय भी वे रिलैक्स्ड होते हैं क्योंकि दिन का काम खत्म हो चुका होता है। समय के साथ साथ दिन का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। शुक्रवार और मंगलवार को जाना शुभ माना गया है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी अच्छे माने गए हैं, लेकिन किसी भी श्राद्ध या पितृपक्ष के दिन ना जाएं क्योंकि उस समय उनका मन दूसरी तरफ होता है। एकादशी के दिन भी अच्छा माना गया है क्योंकि ये स्पिरिचुअल डे होता है। सोमवार भी शिव का दिन है और ऑस्पिशियस माना जाता है।
लेकिन सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये शनि का दिन है। मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। बारिश के दिन या बहुत गर्मी में परेशान ना करें। ठंड के मौसम में सुबह जल्दी ना जाएं क्योंकि वे अभी तक उठे नहीं होंगे। इन सभी छोटी बातों का ध्यान रखना आपकी समझदारी को दिखाता है। यदि आप फेस्टिवल के दिन जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि वे बिजी होंगे। होली दिवाली जैसे बड़े फेस्टिवल्स के दिन अवॉइड करें, लेकिन छोटे फेस्टिवल्स जैसे करवा चौथ या तीज के दिन जा सकते हैं। अब बात करते हैं भाषा की। ब्राह्मण से बात करते समय आपकी भाषा अत्यंत विनम्र और सम्मानजनक होनी चाहिए। कभी भी सीधे पैसे की मांग ना करें, बल्कि अपनी समस्या को विस्तार से बताएं और उनसे मार्गदर्शन मांगें। वे स्वयं समझ जाएंगे कि आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए। आपकी भाषा में आप, जी हाँ, कृपया जैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। आपकी टोन हम्बल होनी चाहिए, डिमांडिंग नहीं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए ये न कहें कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि कहें कि गुरुजी, मैं एक मुश्किल में हूं और आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मेरी बेटी की शादी है और मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं। आप कृपया बताएं कि मैं क्या करूं। इस तरह से बात करने से वे समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। आपकी लैंग्वेज में डिस्परेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एरोगेंस नहीं। आप हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन डिग्निटी के साथ। अपनी बात कहते समय इमोशनल ना हो जाएं, रोना धोना या बहुत ज्यादा ड्रामा ना करें। ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं और वे आपकी रियल सिचुएशन को समझ जाते हैं। सच्चाई से अपनी बात रखें और पेशेंस रखें। यदि आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे तो वे समझ जाएंगे कि आप प्रॉपरली थिंक नहीं कर रहे। इमोशनल डिसीजंस अक्सर गलत होती हैं, इसलिए काम रहें और रैशनल तरीके से अपनी बात रखें। हमारी परंपरा में दक्षिणा का बहुत महत्व है। ये केवल पैसा नहीं है, बल्कि गुरु के प्रति आपकी ग्रेटिट्यूड का प्रतीक है। जब आप किसी ब्राह्मण से सहायता मांगते हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप उन्हें बदले में क्या दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, ये आपकी सेवा, सम्मान या कोई यूजफुल वस्तु भी हो सकती है। दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यह है कि नॉलेज और गाइडेंस का कोई प्राइस नहीं होता, लेकिन आपकी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है। दक्षिणा देने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई डील कर रहे हैं, ये आपकी ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन है। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम फल, मिठाई या फूल तो ले जा सकते हैं। ये जेस्चर बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पता चलता है कि आप ट्रेडिशन को समझते हैं। आजकल के समय में भी ये प्रैक्टिस रिलेवेंट है। आप बुक्स भी दे सकते हैं, कोई यूजफुल आइटम भी दे सकते हैं। ये अमाउंट की बात नहीं है, इंटेंशन की बात है। प्राचीन काल में लोग अनाज, गाय, जमीन या सोना दक्षिणा में देते थे। आज के समय में आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। ये अमाउंट की बात नहीं है, भावना की बात है। कई बार ब्राह्मण स्वयं कह देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि गुरुजी, ये मेरी श्रद्धा है, कृपया स्वीकार करें। यदि वे फिर भी मना करें तो फोर्स न करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण से सहायता मांगते समय आपका इरादा साफ होना चाहिए। यदि आप किसी गलत काम के लिए पैसे मांग रहे हैं तो ये न केवल अनुचित है, बल्कि पाप भी है। ब्राह्मण आपके मन की बात समझ जाते हैं, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वे आपकी आंखों में देखकर ही समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। उनके पास इंट्यूशन होती है जो ईयर्स की प्रैक्टिस से डेवलप होती है। वे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। यदि आप गैम्बलिंग के लिए, शराब के लिए या किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए पैसे मांग रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण ऐसे कामों के लिए कभी सहायता नहीं करते। वे आपको समझाएंगे कि ये गलत रास्ता है और आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे काउंसलिंग भी करते हैं और आपको एडिक्शन से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। कई बार वे मेडिकल हेल्प भी अरेंज करते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी के साथ धोखा करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे मांग रहे हैं तो ये भी अनुचित है। ब्राह्मण धर्म के रक्षक होते हैं और वे अधर्म का सपोर्ट कभी नहीं करते। यदि आप कोई कोर्ट केस फाइट करने के लिए पैसे मांग रहे हैं तो वे पहले पूछेंगे कि केस क्या है। अगर आप गलत साइड पर हैं तो वे हेल्प नहीं करेंगे। वे जस्टिस को सपोर्ट करते हैं, इनजस्टिस को नहीं। आजकल के समय में ये प्रक्रिया थोड़ी बदल गई है। आधुनिक ब्राह्मण भी समय के साथ चले हैं और वे समझते हैं कि आज की दुनिया में पैसे की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी पारंपरिक तरीकों का सम्मान करना जरूरी है। आज के ब्राह्मण एजुकेटेड हैं और वे मॉडर्न प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। वे इंटरनेट भी यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स भी यूज करते हैं, लेकिन उनकी कोर वैल्यू सेम है।
आज के ब्राह्मण डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वे ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी रखते हैं। इसलिए वे आपकी समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। कई ब्राह्मण आईटी फील्ड में हैं और वे टेक्नोलॉजी की भी अच्छी समझ रखते हैं। वे आपको मॉडर्न बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आज के समय में कुछ ब्राह्मण कमर्शियल हो गए हैं। वे पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सच्चे ब्राह्मण की पहचान ये है कि वे पहले आपकी समस्या सुनते हैं, फिर सॉल्यूशन देते हैं और अंत में सहायता की बात करते हैं। वे पहले पैसे की बात नहीं करते। वे आपकी वेलफेयर में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे ब्राह्मण से बचें जो पहले ही पैसे की डिमांड करें। यदि आप किसी ब्राह्मण से व्यापारिक सहायता मांग रहे हैं तो उन्हें अपना बिजनेस प्लान विस्तार से समझाएं। वे न केवल आर्थिक सहायता दे सकते हैं बल्कि अपने अनुभव से आपको सलाह भी दे सकते हैं। कई ब्राह्मण आज भी अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी रखते हैं। वे मार्केट की समझ रखते हैं और आपको बता सकते हैं कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। वे रिस्क एनालिसिस भी कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि कहाँ सावधानी बरतनी है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो वे आपको लोकेशन के बारे में सलाह दे सकते हैं। वे वास्तु के अनुसार भी बता सकते हैं कि शॉप कैसी होनी चाहिए। कई ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं और वे आपको शुभ मुहूर्त भी बता सकते हैं। वे ये भी बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए और कौन से नहीं। उनका मार्केट एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वे आपको रॉ मटेरियल की जानकारी दे सकते हैं। कई ब्राह्मण परिवारों में पुराने बिजनेस कनेक्शंस होते हैं जो आपके काम आ सकते हैं। वे सप्लायर्स के बारे में भी बता सकते हैं और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी गाइडेंस दे सकते हैं। कई बार वे पार्टनरशिप भी ऑफर करते हैं। शिक्षा के लिए सहायता मांगना सबसे सम्मानजनक माना गया है। यदि आप या आपका बच्चा पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो ब्राह्मण इसे सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि शिक्षा उनके लिए सबसे पवित्र कार्य है। वे समझते हैं कि एजुकेशन ही सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। वे न केवल फाइनेंशियल हेल्प करते हैं बल्कि मॉरल सपोर्ट भी देते हैं। कई बार वे पर्सनली भी गाइडेंस करते हैं। यदि आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है तो ब्राह्मण खुशी से सहायता करते हैं। वे न केवल फीस का इंतजाम करते हैं बल्कि अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी जानकारी देते हैं। कई बार वे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प कर देते हैं। वे कोचिंग क्लासेस भी अरेंज कर देते हैं। कई ब्राह्मण स्वयं एजुकेशन फील्ड में होते हैं। वे प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या स्कूल के ओनर्स हैं। ऐसे में वे आपके बच्चे के लिए एडमिशन में भी हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी वे स्कॉलरशिप के लिए भी रेकमेंड कर देते हैं। वे आपके बच्चे की एबिलिटीज को समझकर सही करियर गाइडेंस भी देते हैं। यदि आपका बच्चा फॉरेन स्टडीज करना चाहता है तो वे गाइडेंस दे सकते हैं। आज के समय में कई ब्राह्मण फैमिलीज में अब्रॉड कनेक्शंस हैं। वे वीज़ा प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं। कई बार वे अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के थ्रू अकोमोडेशन भी अरेंज कर देते हैं। वे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी ब्राह्मण से सहायता मांगी जा सकती है। वे न केवल आर्थिक सहायता देते हैं बल्कि आयुर्वेदिक उपचार की सलाह भी दे सकते हैं। कई ब्राह्मण परिवारों में पुराने नुस्खे और जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है। वे होम्योपैथी भी जानते हैं और नेचुरल रेमेडीज भी बताते हैं। कई बार ये घरेलू उपचार मॉडर्न मेडिसिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। यदि आपको कोई सीरियस ऑपरेशन करवाना है तो वे अच्छे डॉक्टर्स के बारे में बता सकते हैं। कई ब्राह्मण स्वयं मेडिकल फील्ड में होते हैं या उनके फ्रेंड्स डॉक्टर्स होते हैं। वे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। कई बार वे हॉस्पिटल में भी रेफरेंस दे देते हैं जिससे आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। कभी कभी वे स्पिरिचुअल हीलिंग भी करते हैं। यदि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है तो वे मंत्रास और मेडिटेशन के थ्रू हेल्प करते हैं। कई लोगों को इससे बहुत फायदा होता है। वे काउंसलिंग भी करते हैं और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे अपनी बात रखें। सबसे पहले अपना परिचय दें, बताएं कि आप कहां से आए हैं और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। ये जरूरी है क्योंकि ब्राह्मण आपको समझना चाहते हैं। फिर अपनी समस्या को धैर्य से समझाएं, जल्दबाजी न करें, ना ही दबाव डालें। आपकी स्टोरी क्लियर और ऑनेस्ट होनी चाहिए। अपना परिचय देते समय अपने पिता का नाम, अपना गांव या शहर और अपना प्रोफेशन बताएं। यदि आपके फैमिली में पहले भी कोई उन ब्राह्मण से मिला है तो उसका रेफरेंस दें। ये ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। कई बार फैमिली कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वे आपके एंसेस्टर्स को भी जानते होंगे। अपनी फैमिली हिस्ट्री भी थोड़ी बताएं कि आपके दादा परदादा क्या करते थे
यदि वे भी धार्मिक थे या ब्राह्मणों का सम्मान करते थे तो इसका मेंशन करें। ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। ये बताता है कि आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और आपकी वैल्यूज प्रॉपर हैं। अपनी करंट सिचुएशन को ऑनेस्टली बताएं। अपनी इनकम, फैमिली मेंबर्स और एक्सपेंसेस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दें। यदि कोई लोन्स हैं या कोई लायबिलिटीज़ हैं तो उन्हें भी बताएं। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कुछ छुपाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। वे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं। यदि ब्राह्मण आपकी बात सुनने के बाद मना कर देते हैं तो इसे अपमान ना समझें। हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरियां हों या वे आपकी समस्या का समाधान किसी और तरीके से देखते हों। उनका सम्मान करें और धन्यवाद देकर वापस जाएं। कभी कभी वे तुरंत हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन बाद में कर सकते हैं। पेशेंस रखना जरूरी है। यदि वे मना करते हैं तो एंग्री ना हों। उनसे पूछें कि क्या कोई और तरीका है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कभी कभी वे डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कोई और सॉल्यूशन दे सकते हैं। वे किसी और पर्सन को भी रेफर कर सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है। कभी कभी ब्राह्मण तुरंत जवाब नहीं देते। वे कहते हैं कि वे सोचकर बताएंगे। इस स्थिति में धैर्य रखें, उन्हें समय दें और बार बार परेशान ना करें। जब वे तैयार होंगे तो स्वयं आपको बुलाएंगे। ये वेटिंग पीरियड आपके पेशेंस की टेस्ट होती है। कई बार वे आपकी जेन्युइननेस को भी टेस्ट करते हैं। इस वेटिंग टाइम में आप दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यदि पहले ब्राह्मण ने हेल्प करने का प्रॉमिस किया है तो उन्हें भी इन्फॉर्म करें कि आपने कहीं और भी अप्रोच किया है। ऑनेस्टी मेंटेन करें, डबल डीलिंग ना करें, क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी में इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण से सहायता मांगते समय अपने परिवार की स्थिति भी बताएं। यदि आपके घर में कोई बीमार है या कोई विशेष परिस्थिति है तो इसे छुपाएं नहीं। ब्राह्मण आपकी पूरी स्थिति समझकर ही निर्णय लेते हैं। वे आपकी फैमिली के साथ इमोशनल कनेक्ट भी बनाते हैं। ये ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी माँ बीमार है, बेटी की शादी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इन सब चीज़ों का मेंशन करें। ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं और ब्राह्मण इन्हें प्रायोरिटी देते हैं। वे समझते हैं कि ये सिचुएशंस में इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है। कई बार वे अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं। आर्थिक सहायता के अलावा ब्राह्मण से आप मानसिक सहायता भी मांग सकते हैं। यदि आप किसी टेंशन में हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उनकी सलाह ले सकते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान आपके काम आ सकता है। कई बार वे लाइफ कोचिंग भी करते हैं। वे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं जो आपकी थिंकिंग को क्लियर करते हैं। यदि आप करियर कन्फ्यूजन में हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं या बिजनेस डिसीजंस लेने हैं तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं और आपकी थिंकिंग को क्लियर करते हैं। कई बार वे केस स्टडीज भी शेयर करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। ये प्रैक्टिकल विजडम बहुत वैल्यूएबल होती है। धार्मिक कार्यों के लिए सहायता मांगना सबसे आसान है। यदि आप कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है तो ब्राह्मण खुशी से सहायता करते हैं। इसमें वे न केवल पैसे की मदद करते हैं बल्कि पूरी व्यवस्था भी देखते हैं। वे प्रॉपर पंडित्स का अरेंजमेंट करते हैं और सभी मटेरियल्स की व्यवस्था भी करते हैं। वे ये भी इंश्योर करते हैं कि सब कुछ प्रॉपर वे में हो। शादी विवाह के लिए सहायता मांगना भी उचित है। ब्राह्मण समझते हैं कि विवाह एक पवित्र संस्कार है और इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। वे न केवल आर्थिक सहायता देते हैं बल्कि विवाह की सभी रस्मों में भी मार्गदर्शन करते हैं। वे प्रॉपर मुहूर्त भी निकालते हैं और सभी सेरेमनीज को प्रॉपरली कंडक्ट करवाते हैं। कई बार वे केटरिंग और डेकोरेशन में भी हेल्प करते हैं। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ब्राह्मण से आशीर्वाद और सहायता दोनों मांग सकते हैं। वे आपके व्यापार के लिए शुभ मुहूर्त भी बता सकते हैं और आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। वे आपको मार्केट एनालिसिस भी दे सकते हैं। कई बार वे बिजनेस पार्टनर्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके नेटवर्क से आपको बहुत फायदा हो सकता है। घर बनाने के लिए सहायता मांगना भी उचित है। ब्राह्मण समझते हैं कि घर एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है। वे न केवल पैसे की मदद करते हैं बल्कि घर के लिए सही दिशा और वास्तु की सलाह भी देते हैं। वे प्रॉपर आर्किटेक्चर के बारे में भी बता सकते हैं। कई बार वे कॉन्ट्रैक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता मांगते समय ये बताएं कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ब्राह्मण उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी सहायता कर सकते हैं। वे स्कॉलरशिप के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। कई बार वे पर्सनली भी ट्यूशन अरेंज करते हैं। अंत में यह कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण से सहायता मांगना केवल पैसे का लेन देन नहीं है।
ये एक पवित्र रिश्ता है जो हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा है। इसमें सम्मान, विनम्रता और कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सहायता मांगेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये परंपरा हमारे समाज की स्ट्रेंथ है और इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये ट्रेडिशन हमें सिखाती है कि कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं।